है प्रार्थना गुरुदेव से ये स्वर्ग संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थमय व्यवहार हो। ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है, गुरुदेव ये आशीष दे जो सोचने का फर्ज है। हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, सच प्रेम के निकनेम के, सधर्म के सत्कर्म के, हो चीर झूठी राह की, अन्याय की अभिमान की, सेवा करन को दास की, परवाह नहीं हो जान की। छोटे न हो हम बुद्धि से, ओ विश्वमय से ईशमय, ओ राममय और कृष्णमय, जगदेव में जगदीशमय, हर इंद्रियों पर ताब कर, हम वीर हो अति वीर हो, उज्ज्वल रहे सर से सदा, निज धर्म रत खंबीर हो, अति शुद्ध हो आचार से, तन मन हमारा सर्वदा, आध्यात्म की शक्ति हमें पल भी नहीं कर दे जुदा, इस अमर आत्मा का हमें हर श्वास भरने गम रहे, गर मौत भी आ गई, सुख दुख हमसे कम रहे। Good afternoon, everyone. I am Shika Mufani. So our keynote speaker for today is CA Gaurav Rawat sir. He has been associated with the firm since 2012 and has an experience of 14 years. He is looking after audit, company law, GST, Indies and other related matters. We welcome you, sir. As moderator for today's session is CA Vikas Parikh sir. He is associated with the firm since 2013. Presently, he is looking after audits, GST matters, company law, and other matters. We welcome you, sir. So today we are here to conduct a webinar on tax audit under Section 44AB of the Income Tax Act 1961. This webinar is divided into two parts. First one will be conducted today and the second part will be conducted on next Saturday. So topic that I am going to cover is introduction. सबसे पहले कि टैक्स ऑडिट होता क्या है, टैक्स ऑडिट लाया क्यों गया, टैक्स ऑडिट को लाने के पीछे के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे. Second, provisions of section number 44AB
देन ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनती है, थर्ड ये डिफरेंट टर्म समझेंगे, जैसे कि टैक्स ऑडिट क्या होता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन क्या होता है, टैक्स ऑडिटर क्या होता है, स्पेसिफाइड डेट टू कंडक्ट टैक्स ऑडिट क्या होती है, व्हाट आर द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट डिफरेंट असेसीज नीड टू मेंटेन, एंड देन द व्हाट इज द पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 44A। इंट्रोडक्शन। कभी किसी ने सोचा था नाम टैक्स ऑडिट को पढ़ा होगा? ऐसे जनरल ऑडिट ही छोड़ देते, ऑडिटर का इनकम टैक्स एक्ट बोल देते, टैक्स ऑडिट क्यों बना होगा इसका नाम? जैसे तो कंपनी ऑडिट भी करते हैं उसको स्टैट्यूटरी बोलते हैं, तो ये मैंने एक लॉ के अंडर कर रहे हैं, ये भी कर तो लॉ में रहे सर इनकम टैक्स लॉ तो कर लॉ में रहे, तो इसको फिर टैक्स का नाम क्यों दिया? ये टैक्स ऑडिट ही करनी है। सर मेजर टैक्स के साथ शुरू तो अपन टैक्स इनकम टैक्स सेक्शन में कर रहे हैं। इसका एक छोटा वर्जन और क्या है, जो भी हम फाइनली टैक्स ऑडिट कर रहे हैं उसका आउटकम एट द एंड ऑफ द डे टैक्स कंप्लायंस में आना है। तो कर तो इनकम टैक्स एक्ट में रहे, पर कंप्लायंस के लिए ना करके, इनिशियली जब ये आया था तो कंप्लायंस के लिए ना करके कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स के लिए ऑडिट करते थे कि जो भी चीजें एक्ट के हिसाब से होनी चाहिए वो कंप्यूट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, और अगर कोई चीज मिस हो रही है तो वो ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखते हैं, जिससे कि जब इसको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स में यूज करें तो एक फेयर और प्रॉपर लॉ के हिसाब से कंप्यूटेशन बन पाए। इसलिए इसको इनिशियली मतलब मैंने भी एक डिस्कशन में आउटकम एक किसी का आया था, तब सुना था कि इसका नाम टैक्स ऑडिट क्यों पड़ा होगा, क्योंकि तो ऐसे तो कहीं लिखा हुआ है नहीं कि क्यों पड़ा होगा, बट पर्पस ये होगा कहना कि क्योंकि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स के पर्पस से ऑडिट हो रही होती है, तो इसलिए शायद इसको टैक्स ऑडिट कहते हैं। So what is audit? Audit क्या है? Review, check, inspection, etc. to check the financial accuracy, to check the accuracy that true and fair view is being presented by the financial statements or not. हर लॉ जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट चाहता है, जैसे कि सर ने बताया कि कंपनी लॉ जो है वो कंपनी ऑडिट चाहता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी लॉ कॉस्ट ऑडिट चाहता है, वैसे ही इनकम टैक्स लॉ जो है वो टैक्स ऑडिट चाहता है, विच इज कंडक्टेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 44A। और इसकी जो रिपोर्टिंग है वो फॉर्म नंबर 3CA 3CD और स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स इन फॉर्म नंबर 3CD जाते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स ऑडिट? टैक्स ऑडिट लाया क्यों गया? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कंप्लायंस अश्योरेंस, कि जो असेसी है वो टैक्स लॉज के साथ कंप्लाई करे, अपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे, और ट्रू और फेयर व्यू जो है वो उसके फाइनेंशियल जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं करे फॉर द स्टेक होल्डर्स। सेकेंड, फैसिलिटेटिंग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है कि असेसी अपनी इनकम जो है वो करेक्टली डिस्क्लोज कर रहा है, और उस पर जो इनकम टैक्स बनता है वो जो है वो टाइम पे सबमिट हो रहा है। अगर ये टैक्स ऑडिटर्स नहीं करते तो ये असेसिंग ऑफिसर को करना पड़ता, विच वुड हैव बीन वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सो इन ऑर्डर टू सेव द टाइम ऑफ असेसिंग ऑफिसर, टैक्स ऑडिट इज कंडक्टेड। बैकग्राउंड, इनिशियली टैक्स ऑडिट जो है, सबसे पहले टैक्स ऑडिट का आइडिया यूनियन बजट 1984-85 में लाया गया था। ऑब्जेक्टिव्स वही थे जो हमने ऊपर देखे। एक और ऑब्जेक्टिव था, दैट वाज जो लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट करते थे वो लोग टैक्स इवेजन करते थे। किसी को आइडिया प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम्स क्या होते हैं? एग्जैक्टली। तो वो लोग क्या करते थे, जो अपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम्स के हिसाब से उनका टैक्स बन रहा है उससे कम अपनी इनकम डिस्क्लोज करते थे, यानी कि नॉर्मल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर वाले मेथड से। तो इस हिसाब से वो क्या करते थे, जब उनका टैक्स उधर कम बनता था तो वो उस हिसाब से अपनी इनकम डिस्क्लोज करते थे, यहाँ कम बनता था तो अब लॉ ने बोला कि ठीक है आप अपनी नॉर्मल मेथड से इनकम निकाल दो, पर आपको टैक्स ऑडिट भी करानी पड़ेगी और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे। Now provisions of section number 44AB. Now 44AB states that any person who is carrying on business or profession has to get his accounts audited by a chartered accountant and submit the audit report by a specified date. Now अब इंसान अपनी ऑडिट कराएगा कब? जब वो प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 44AB में जो भी कंडीशंस दी हुई हैं अगर वो मीट कर जाता है तो उसको अपनी ऑडिट करानी पड़ेगी और सेक्शन नंबर 44AB से कंप्लाई करना पड़ेगा। अब कौन कौन से लोग जो हैं उनको अपनी ऑडिट करानी पड़ेगी? अगर कोई पर्सन बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है तो इन केस ऑफ अ बिजनेस इफ हिज टोटल सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स are greater than 1 crore in the relevant previous year, he has to get his accounts audited. लेकिन अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, दैट इज जो उसकी टोटल रिसीट्स हैं उनमें से जो कैश रिसीट्स होंगी उसके 5% या 5% से कम हो, और जो उसके टोटल पेमेंट्स हैं उनमें से कैश पेमेंट्स जो हैं वो 5% या 5% से कम हो, तो उस केस में हम 1 करोड़ की लिमिट ना देके
10 करोड़ की लिमिट लिखता है। अब इस केस का एक एक्सेप्शन है, अगर पर्सन जो है वो अपनी प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44 AD फॉलो करता है, तो उस केस में उसको जो है वो टैक्स ऑडिट नहीं करानी पड़ती और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करनी पड़ती। नाउ व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 44 AD? सेक्शन नंबर 44 AD जो है वो इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप्स को एप्लीकेबल है, who are not claiming deductions under section 10A और chapter 6A deductions, कोई भी प्रोफेशन कैरी ऑन नहीं कर रहे हैं वो, they are not earning income from commission, brokerage or agency, and their total turnover and gross receipts in the previous year are less than or equal to 2 CR in the relevant previous year. अब इस केस में भी सेम हम देखेंगे, अगर उनके टोटल रिसीट्स का कैश रिसीट्स जो है वो 5% या 5% से कम है, तो हम लोग जो है वो 2 CR की जगह 3 करोड़ की लिमिट देखते हैं। अब इनकी प्रिजम्प्टिव इनकम जो है वो 8% या 6% ऑफ द टोटल ग्रॉस रिसीट, सेल्स और टर्नओवर होगा एज द केस नेम। अब कोई भी पर्सन जो कि ये प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम्स के सेक्शन है 44A, 44BB और 44BBB, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब अगर कोई भी पर्सन अपनी प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कोई भी पर्सन जो है अगर उससे कम अपनी इनकम डिक्लेयर करना चाहता है जितनी उसकी प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम में बन रही है, तो लॉ बोलता है आपको ऑडिट भी करानी पड़ेगी और आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करने पड़ेंगे। सेक्शन 44 AD जो हम अभी ऊपर देखकर आए हैं, उसमें ये कंडीशन है कि अगर आपने एक साल भी आपने अपनी इनकम जो है 44 AD वाली इनकम से कम दिखा रही, तो आने वाले 5 सालों तक जो है वो आप 44 AD के हिसाब से अपनी इनकम नहीं दिखा सकते, आपको 44 AD के प्रोविजन से ही अप्लाई करना पड़ेगा। प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम्स सेक्शन नंबर 44A, 44A जो है वो हम लोग इंटर में भी पढ़ चुके हैं कि हमारा जो ट्रांसपोर्टर वाला सेक्शन होता है कि अगर कोई भी ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स है, उसके जो उसके पास ड्यूरिंग द ईयर 10 से ज्यादा व्हीकल्स नहीं होने चाहिए, तो वो इधर 44A फॉलो कर लेगा। प्रिजम्प्टिव इनकम जो है उनकी वो इन केस ऑफ हेवी गुड्स व्हीकल 1000 per ton per month per vehicle, and for other than heavy goods vehicle it is 7500 per month per vehicle. हेवी गुड्स व्हीकल क्या होता है? जिनका ग्रॉस व्हीकल वेट 1000 kg, 12,000 kg या उससे ज्यादा होता है। सेक्शन नंबर 44 BB एंड 44 BBB जो है ये नॉन रेसिडेंट्स के लिए है। नॉन रेसिडेंट्स जो कि एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल्स एंड इंस्टॉलेशन ऑफ पावर प्लांट्स में इन्वॉल्व है, वो जो है वो ये सेक्शन ऑप्ट कर सकते हैं और उनको अपनी 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ सच सर्विसेज जो उनको मिल रहा है, जितना उनकी इनकम हो रही है उसका 10% वो डिस्क्लोज करेंगे। नाउ कमिंग टू द प्रोफेशन, in case of a profession, अगर assessee की gross receipts are greater than 50 lakh, then he has to follow the section 44 AB and get his accounts audited. इसमें भी एक exception होता है, that is section number 44 ADA for presumptive taxation. 44 ADA क्या होता है? Section number 44 ADA में it is applicable to individual HUF partnership who is carrying on profession under section 44A. 44A में कौन कौन से प्रोफेशंस आते हैं? लीगल, इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी प्रोफेशन एक्सेट्रा। उसका टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स ड्यूरिंग द ईयर आर लेस देन इक्वल टू 50 lakhs, राइट? अब इसमें भी वही कंडीशन आ गई कैश रिसीट्स वाली कि अगर टोटल रिसीट्स का कैश रिसीट्स 5% या 5% से कम है, तो उस केस में हम जो लिमिट है 50 लाख की नहीं देखते, 75 लाख की देखते, और अपनी जो प्रिजम्प्टिव इनकम होगी दैट विल बी 50% ऑफ द टोटल ग्रॉस रिसीट्स। इस केस में भी अगर असेसी ये कहता है कि मुझे अपनी इनकम 44 ADA से कम दिखानी है, तो उस केस में असेसी को फिर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करानी पड़ेंगी और 44 AB के प्रोविजंस को कंप्लाई करना पड़ेगा। Non-applicability of tax audit. So there are some cases where tax audit is not applicable. First of all, where individuals HUF having receipts which are less than 1 CR, professionals having receipts or gross receipts less than 50 lakh or equal to 50 lakh, business or professionals opting for presumptive taxation, person deriving income record under section 44 BB A and 44 B, ये भी नॉन रेसिडेंट वाले सेक्शंस हैं। और अगर कोई पर्सन अंडर एनी अदर लॉ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करा लेता है, जैसे कोई कंपनी है उसको अंडर कंपनीज एक्ट कंपल्शन है कि वो अपने अकाउंट्स ऑडिट कराएगा, तो अगर वो कंपनी एक्ट के अंडर कंपनी ऑडिट करा लेता है तो हम मानते हैं कि 44 AB के प्रोविजंस भी उसने अप्लाई कर दिया और उसको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव टर्नओवर है, ऑब्जेक्टिव टर्नओवर है, हाँ जरूरत तो है। टर्नओवर अगर आएगा उसका तो उसको करानी है, ऐसा नहीं है कि कोई 50 करोड़ का टर्नओवर है उसने स्टैट्यूटरी कराई तो टैक्स रेट नहीं कराएगा, वो रूल नहीं लगेगा।
Audit report under section 44AB. Audit report is to be filed as prescribed under Rule 6G. अगर कोई पर्सन अपने ऑडिट अंडर एनी अदर लॉ कंडक्ट करा रहा है तो उसको फॉर्म नंबर 3CA में ऑडिट रिपोर्ट देंगे. अगर कोई पर्सन अंडर सेक्शन 44A भी अपनी ऑडिट करा रहा है तो फॉर्म नंबर 3CB में जाएगी रिपोर्ट. अब दोनों के लिए ही जो है फॉर्म नंबर 3CD फाइल करना कंपलसरी है. उसमें क्या होता है 44 क्लॉजेस होते हैं which will be taken up by my fellow speakers. उसमें 44 क्लॉजेस होते हैं which is required by section number 44AB and these are to be complied. Coming to the explanation of the term business and profession. What is business and what is profession? Business refers to any trade, commerce or manufacturing activity which is carried out with the intention of earning profit. It includes activities such as retail, wholesale, manufacturing or even service-based enterprises. Profession on the other hand denotes specialized services like legal, engineering, chartered accountancy, etc. It involves intellectual skills or manual skills controlled by intellectual skills of the operator. Any activity will be classified as business or profession. ये जो है वो केस टू केस डिपेंड करेगा. अब हमने देखा था ऊपर हम देख रहे थे सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीट. तो व्हाट इज इंक्लूडेड इन सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट? अगर मैं टर्नओवर की बात करूं तो टर्नओवर एग्रीगेट अमाउंट होता है जो आपने पूरे साल में सेल की उससे जो आपको अमाउंट मिल रहा है दैट इज व्हाट इज टर्नओवर. टर्नओवर में क्या क्या आता है? अगर आप कैश डिस्काउंट दे रहे हो किसी को तो ऐसा नहीं है कि आप टर्नओवर को उससे नेट ऑफ करके दिखाओगे. कैश डिस्काउंट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर टर्नओवर. सेकंड, कमीशन ऑन सेल अगर आपने किसी को पे कर दिया दैट विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ योर टर्नओवर. Third, sale proceeds of shares, debentures, securities, etc., which are held as stock in trade, that will also form part of turnover. Turnover does not include. अब जो मैं अमाउंट्स बताऊंगी वो आपको नेट ऑफ करके फिर टर्नओवर दिखाना है. अगर आपने जीएसटी कलेक्ट किया अपनी कोई भी सर्विस या गुड्स प्रोवाइड करके आपने जीएसटी कलेक्ट किया तो उस पे जो है वो आप नेट ऑफ करके फिर टर्नओवर दिखेगा. देन ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, प्राइस ऑफ गुड्स रिटर्न, sale proceeds of fixed assets, proceeds from investment property, sale proceeds of shares, debentures, securities which are held as investment and not as stock in trade. There are some other cases. For example, in case of commission agent or consignor. हमारे बैच के दक्षत और दिया है. दक्षत जो है वो कंसाइनर है, दिया कंसाइनी है. दक्षत ने कंसाइनमेंट पे दिया को गुड्स दिए और दक्षत ने सारे रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो दिया को ट्रांसफर कर दिए गुड्स से रिलेटेड. तो उस केस में दिया ये जो है गुड्स की जो वैल्यू होगी वो दक्षत के टर्नओवर में आएगी. लेकिन अगर दक्षत ने रिस्क और रिवॉर्ड रिटेन कर रखे हैं अपने पास तो जो गुड्स की वैल्यू है वो दक्षत के टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगी. सिमिलरली शेयर ब्रोकर की बात करते हैं. दक्षत अगर शेयर ब्रोकर है, मैंने इसे कहा कि मेरे भी आप पे कोई शेयर्स परचेज कर लो. इसने शेयर्स परचेज किए, मेरे भी आप पे होल्ड किए, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए. तो वो जो वैल्यू ऑफ शेयर्स उसने मुझे ट्रांसफर किए वो उसके टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगी. लेकिन वो जो ब्रोकरेज मुझसे लेगा वो उसके टर्नओवर का पार्ट बन जाएगा. यही उसने अगर अपने पर्सनल अकाउंट के लिए शेयर्स परचेज कर लिए कि मैं अपने और इसका बिजनेस है शेयर्स में ट्रेडिंग करना, बेचना और खरीदना, तो अगर वो सेल्स करता है शेयर्स की तो वो उसके टर्नओवर का पार्ट बन जाएगा. सिक्योरिटीज टेकन फॉर पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट. In case a person purchases any securities for the purpose of investment, the sale proceeds of such securities will form part of capital gains and not the turnover of the purchase. Gross receipts. Any receipts जो भी आपको कैश या काइंड में हो रही हैं during the course of business, वो जो है gross receipts का पार्ट होंगी. Gross receipts में हम क्या क्या लेंगे? Interest which is received by money lenders, commission or brokerage, higher charges for cold storage, sale proceeds of scrap or wastage, lease rent in business of operating lease, advance received and forfeited from the customer, right? And it does not include proceeds from assets which are held as investment, rental income. If the अगर आपका rent पे buildings देना और लेना business नहीं है, so rental income will not form part of your gross receipts. Dividend on shares, income from interest. In case of traveling agent, amount received as reimbursement of expenses from the client. Still, जो मैंने टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स में लिस्ट बताई, it is an illustrative list and not an exhaustive list. For further, we can also refer guidance book. Now, what are the gross receipts in case of professionals, right? Gross receipts, जो भी आपको receipts हो रही हैं from carrying on profession, those will form part of your gross receipts. But out of pocket expenses, जिनको हम reimbursement expenses भी कहते हैं, वो हमारे gross receipts का part नहीं होंगे, ठीक है? प्रणव है, प्रणव एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है. इसने अपने क्लाइंट के बिहाफ पे फीस पे की 15,000 टू इनकम टैक्स. तो अब क्लाइंट इसको रीइंबर्स करेगा
15,000, वो 15,000 जो है वो इसके ग्रॉस रिसीट्स का पार्ट नहीं होगी। सिमिलरली अगर ये क्लाइंट से 1 लाख रुपए चार्ज करता है और क्लाइंट को कहता है इसमें मेरी ऑडिट की फीस भी है और मेरे को अगर आपके भी आपके कोई एक्सपेंसेस इनकर करने पड़े तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है, तो वो टोटल 1 लाख विल फॉर्म पार्ट ऑफ इस ग्रॉस रिसीट्स, उसको हम नेट ऑफ करके नहीं दिखाएंगे। सिमिलरली एक और पॉइंट आता है कि सपोज 15 मार्च को इसको किसी एंटिटी ने अपॉइंट किया कि मुझे कंसल्टेंसी दो और एंटिटी ने इसको इन एडवांस 1 लाख रुपीज पे कर दिए। 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो गई और इसने अभी तक कंसल्टेंसी दी नहीं है, तो ग्रॉस रिसीट्स मतलब जो इसका जो इसको 1 लाख रुपीज मिले वो इसके ग्रॉस रिसीट्स का पार्ट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? क्यों नहीं होने चाहिए? एग्जैक्टली इसकी ये लायबिलिटी है बिकॉज इट इज एन एडवांस इनकम, इसने अभी सर्विस रेंडर नहीं की है, तो दैट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस ग्रॉस रिसीट्स। अब हमने ये देख लिया था कि ग्रॉस रिसीट्स क्या होते हैं, अब हम देखते हैं कि टैक्स ऑडिटर कौन होता है। अब टैक्स ऑडिट इज टू बी कैरिड आउट बाय एन अकाउंटेंट। Accountant here is referred to as a chartered accountant who holds a certificate of practice. There are some disqualifications of a person who cannot carry on the audit. सबसे पहला तो जो हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा था सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 3 में कि अगर कंपनी एसएससी है तो कौन कौन पर्सन जो है वो डिस्क्वालिफाइड है एज बीइंग अपॉइंटेड एज ऑडिटर। वो अगर एसएससी अदर देन कंपनी है तो जैसे प्रोप्राइटरशिप है, एचयूएफ है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो पर्सन जो खुद है वो अपनी टैक्स ऑडिट कंडक्ट नहीं कर सकता है। सेकेंड, कोई भी रिलेटिव है ऑफ द पर्सन वो भी टैक्स ऑडिट नहीं कर सकते। थर्ड, कोई भी ऑफिसर है, एम्प्लॉय है, वो आपकी टैक्स ऑडिट नहीं कर सकते। कोई भी उस एम्प्लॉय या ऑफिसर का कोई पार्टनर है या उन ऑफिसर और एम्प्लॉय के कोई एम्प्लॉयज हैं वो आपकी टैक्स ऑडिट कंडक्ट नहीं कर सकते। अगर आपका कोई बिजनेस रिलेशनशिप है तो आप टैक्स ऑडिट कंडक्ट नहीं कर सकते। If a person has been convicted by a court of an offence involving fraud and period of 10 years has not elapsed from the date of such conviction, and also an individual or his relative who is holding any security or interest in the assessee exceeding 1 lakh is indebted to the assessee in excess of 1 lakh, has guaranteed or provided any security in connection with indebtedness of any third person to the assessee exceeding 1 lakh, तो वो लोग भी टैक्स ऑडिट कंडक्ट नहीं कर सकते। अगर टैक्स ऑडिट अगर ऑडिट किसी और लॉ के अंडर हुई है तो हमने कहा था कि अगर सब्जेक्ट टू टर्नओवर हमको जो है वो ऑडिट कर हम माना जाएगा कि हमने प्रोविजंस कंप्लाई कर ली, लेकिन अगर वो ऑडिट अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट ने की थी तो आपको 44 AB के प्रोविजन से फिर कंप्लाई करना पड़ेगा। फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन आल्सो बी योर ऑडिटर्स। थर्ड, अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट हुई है तो फॉर्म नंबर 3CA के साथ स्टैट्यूटरी ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो भी आपको अनेक्स करनी पड़ेगी। अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं हुई, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिटर टू कंडक्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट एज वेल। टैक्स ऑडिटर शुड आल्सो कम्युनिकेट विद द आउटगोइंग ऑडिटर। दिया है इसके पास कोई असाइनमेंट था, ये अब कोई एंटिटी की ऑडिट छोड़ रही है, तो आई विल कम्युनिकेट विद हर कि आप क्यों ऑडिट छोड़ रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई वो लीगल कंप्लायंस से जो है वो लैक कर रहे थे या फिर उसने कोई फीस रोक ली दिया कि इसलिए वो टैक्स ऑडिट छोड़ रही है, तो दैट इज व्हाट। देन if the assessee conceals the particulars of his income, tax auditor will also be considered responsible if the assessing officer concludes he was grossly negligent and can take the matter to ICI. The tax auditor should also obtain the letter of appointment for conducting audit as mentioned under section 44 AB to be signed by person who is competent to sign a return of income of that particular entity. Return of income कौन sign करता है? Proprietorship के केस में proprietors, partnership firm के केस में partners और कंपनीज के केस में डायरेक्टर्स। इट शुड आल्सो स्टेट द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर। ऐसे 210 ये हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। ऐसे 299 जॉइंट ऑडिट, अगर किसी एंटिटी की जॉइंट ऑडिट हो रही है तो जॉइंट ऑडिटर्स जो है वो एक सिंगल ऑडिट रिपोर्ट देंगे, लेकिन अगर कोई डिसएग्रीमेंट है बिटवीन द जॉइंट ऑडिटर्स दे कैन इशू अ सेपरेट रिपोर्ट। A member can conduct at max 60 tax audit assignments during an assessment year, लेकिन इसका वो पार्ट नहीं होगा कि अगर किसी और एक्ट के अंडर टैक्स ऑडिट हुई, अगर किसी और एक्ट के अंदर ऑडिट हुई है तो वो जो और उसकी जो आपका रिपोर्टिंग होगी वो फॉर्म नंबर 3CA 3CB 3CD में होगी, तो वो जो है वो इसके 60 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट्स का पार्ट नहीं बनेगा। कि 60 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट्स एट मैक्स 60 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट्स एक ऑडिटर कंडक्ट कर सकता है ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। और अगर किसी और एक्ट के अंदर अगर टैक्स ऑडिट अगर किसी
किसी और एक्ट के अंडर ऑडिट हुई है तो वो जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा इसमें, अगर उसने किसी और एक्ट के अंडर कि अगर किसी और एक्ट के अंडर ऑडिट हुई है और जैसे कि कंपनी ऑडिट हुई है तो टैक्स रेट आई नहीं ना, हाँ, तो उसको तो काउंट क्यों करेंगे? और ना उसके जो हम पर्टिकुलर्स हैं अंडर सेक्शन 44 ए भी हम अगर भर रहे हैं, जैसे फॉर्म नंबर 3C और 3C जाएगी कंपनी की, तो वो जो असाइनमेंट है उसको हम टैक्स ऑडिट उसको 60 असाइनमेंट्स में काउंट नहीं करेंगे। कहाँ से निकाला है? एक्सपेक्ट बोले से आपको किसी और एक्ट में ऑडिट की जरूरत नहीं है, फिर भी आप ऑडिट करवा रहे हैं, तो आप टोटल 60 टैक्स कर रहे हैं। इसके अलावा भी मैं कोई प्रोप्राइटर है कि मेरी भी ऑडिट कर दूं, मेरी अगर ऑडिट की रिक्वायरमेंट है नहीं रहूं तो आप मेरी ऑडिट कर दूं। वो तो 44 में करेंगे। हां, काउंट क्यों करेंगे? तो समझाने के लिए मैंने समझाया है जो जहाँ से बड़ा वो पैराग्राफ पढ़ते हैं सीधे से, ये तो जनरल पर्पस होगी ना, वो तो वैसे ही नहीं होनी। Various statutes require the assessee to furnish an audit report in a form duly signed and verified by such particulars as may be prescribed under Section 44AB of Income Tax Act 1961, that is Form 3CA 3CD. This had led to the doubts as to whether such an audit should be included in sealing of specified number of tax audit assignments. Considering the same, Council at its meeting held on 8th and 9th November 2011, clarified that audits described under any statute which requires the audit report in the form as prescribed under section number 44 AB of the Income Tax Act shall not be considered for the purpose of reckoning the specified number of tax audit assignments if the turnover of the auditee is below the turnover limit specified in section 44 AB of Income Tax Act 1961. Subject to the turnover. आप एलिजिबल ही नहीं हो कराने के लिए, उसके बाद भी किसी लॉ की कंप्लायंस के कारण या किसी पर्पस को सेटिस्फाई करने के लिए अगर इस फॉर्मेट में अगर आप रिपोर्ट इशू कर रहे हो तो दैट विल नॉट बी कवर्ड। फॉर एग्जांपल तेरे एग्जांपल में 1 करोड़ या 10 करोड़ से कम का टर्नओवर है और फिर भी मैं 3CA या 3CB में रिपोर्ट कर रहा हूँ ड्यू टू एनी अदर रीजंस, तो वो यहाँ काउंट। एनी अदर रीजन उस तरह से मान लीजिए कि कोई एक पब्लिक जीएसटी एक्ट में था, हाँ जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी एक्ट में था कि आपको साथ में अटैचमेंट लगाना है ऑडिट का, बैलेंस शीट का। अब वो जीएसटी में क्या होता है कि एक ही कंपनी में अलग अलग जीएसटी नंबर हो सकते हैं और ऑडिट हर जीएसटी की होनी जरूरी है। तो जो ऑडिट रिपोर्ट लगेगी वो तो कंसोलिडेट लग सकती है और वो कंसोलिडेट नहीं मांगते, वो तो आपको एक्सट्रैक्ट मांगते हैं। तो उसके साथ जो एक्सट्रैक्ट लगा वो एक्सपेक्टेड फिगर थी फ्रॉम द मेन ऑडिट रिपोर्ट। तो वो जो बैलेंस शीट साइन हुई उसके अगर साथ में अगर रिपोर्ट्स लगी तो वो मैंने इस सेक्शन में ऑडिट नहीं करी और मेरे को क्योंकि वहाँ कंप्लायंस थी कि मेरे को ऑडिटेड नंबर्स लगाने इसके साथ तो लगाने पड़े उस एक्सट्रैक्ट के। फॉर एग्जांपल किसी का 5 स्टेट में काम है तो राजस्थान का लगाया, महाराष्ट्र का लगाया, गुजरात का लगाया, दे आर डिराइव्ड फिगर फ्रॉम द ऑडिटेड नंबर्स ओनली बट इंडिविजुअली दे आर नॉट ऑडिटेड इन दिस फॉर्मेट और उसके लिए अगर रिपोर्ट इशू करनी पड़ी तो फिर वो यहाँ कवर वैट ऑडिट में इशू करते हैं। राजस्थान की किसी बैंक की तो अपन को सिर्फ राजस्थान में जाना पड़ता है, शायद राजस्थान में तो निकल किसी भी तरीके की मांग नहीं, कुछ स्टेट में ऐसा हो कि आपको चेकलिस्ट भी साथ में लगा के यहाँ तो वो जो होता था वही मांग कहाँ हो गया कि आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है तो में रिक्वायर्ड नहीं तो काउंटिंग में भी आज शायद कहीं आज मेरे ख्याल से नहीं है। Specified date of tax audit. अब tax audit की specified date क्या होती है? The Income Tax Act 1961 mandates that the tax audit under section number 44 AB must be completed and the audit report with the taxpayer's income tax return should be filed by a specified date, which means the date
1 month prior to the date of furnishing return of income under section 131 subsection 1. अब जिन लोगों को टैक्स ऑडिट करानी होती है उनका रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो 31 अक्टूबर को जाता है हर साल के, हर असेसमेंट ईयर के। तो जो 31 अक्टूबर को जा रहा है तो उससे 1 मंथ प्रायर क्या हुआ, 30 सितंबर। तो 30 सितंबर तक आपको टैक्स ऑडिट कंक्लूड भी करनी है और उसकी रिटर्न भी फाइल हो जानी चाहिए। टैक्स ऑडिट अपलोड हो जानी चाहिए, रिटर्न तो अपलोड हो जाएगी। टैक्स ऑडिट अपलोड हो जाएगी। फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब अगर कोई भी लॉ किसी भी असेसी को गवर्न कर रहा है और उस लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है कि आपको अपने फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे रखने हैं, जैसे कि कंपनी लॉ प्रिस्क्राइब शेड्यूल 3, राइट, तो उस केस में जो है वो कंपनीज अपने शेड्यूल 3 के हिसाब से रखेंगी। लेकिन अगर किसी असेसी के लिए कोई लॉ ही नहीं है तो आईसीआई हैज इशूड अ पब्लिकेशन कॉल्ड टेक्निकल गाइड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, जिससे असेसी को कंप्लाई करवाना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। Audit procedures for tax audit. Now, tax audit under Section 44AB of Income Tax Act require a thorough examination of taxpayers' financial records. Auditors must apply various procedures to verify the accuracy and completeness of the information provided by the assessor. अब applying audit procedures, सबसे पहले inspection, that is examining the records, documents or physical assets of the assessee. Second, recalculation, verifying the mathematical accuracy of the documents or records. Third, inquiry, that is seeking information from the knowledgeable persons within or outside the entity. Fourth, analytical procedures, evaluating financial information by analyzing the possible relationship between the financial and non-financial data. अब गाइडेंस नोट में कुछ की ऑडिट स्टैंडर्ड्स के बारे में बात की गई है जिनसे जो है ऑडिटर को कंप्लाई करना है। फर्स्ट, एस 530, that is audit sampling. It outlines the procedure for selecting and evaluating a sample of transactions to draw conclusion about the population. It depends upon the nature and volume of transaction, materiality involved, and internal control procedures of the assessor. ये क्यों काम आता है? जैसे सपोज हम किसी लिस्टेड कंपनी के ऑडिट करते हैं तो बहुत n नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन होंगे। अगर मैं सिर्फ एक्सपेंसेस की बात करूं तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर सिंगल एक्सपेंस का हम वाउचर चेक करें। तो कीपिंग इन व्यू ऑफ दैट हम लोग जो है वो ऑडिट सैम्पलिंग करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि है ना मटेरियलिटी कि कितना मटेरियल है वो ट्रांजैक्शन, इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं एंटिटी के, और नेचर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है। सेकंड, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। द ऑडिटर शुड अग्री विद द मैनेजमेंट ऑन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या आएगा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में? सबसे पहले तो स्कोप और ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर, what are the applicable financial reporting frameworks of that particular entity, agreement with the management to provide all the information for the audit purposes. SA 315, identifying and assessing the risk of material misstatements for understanding the entity. अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन अपने असेसी से मांगी, उसने मुझे देने से मना कर दिया, तो मैं देखूंगी कि उस इन्फॉर्मेशन का मेरे ऑडिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कि उस पर्टिकुलर एरिया में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है और वो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कितना इम्पैक्ट कर सकती है। तो उस हिसाब से मैं अपना फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स डिसाइड करूँ। बेसिकली वो लिमिटेशन ऑन स्कोप तो नहीं बन रहा किसी भी कारण से, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन मैंने मांगी और वो मेरे को नहीं मिल पा रही, तो वेदर इट इज कन्वर्टिंग इनटू अ लिमिटेशन टू स्कोप, और अगर लिमिटेशन टू स्कोप है तो उसका ऑल्टरनेट अलग तरह से डील करेंगे, और वो किसी कमेंट के लिए या की तरफ अपने को लेके जाएगा या अपने को अकॉर्डिंगली ये पता लगेगा कि अपने को कोई चीज क्वालिफाई करनी, तो फिर वो उस तरह से डील। Audit documentation, SA 230 audit documentation. It requires auditors to prepare documentation to provide record of audit procedures performed and evidence that the audit was planned and performed in accordance with SAs and applicable legal and regulatory requirements. SA 530 written representation. SA 580 written representation. रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है जो कि मैं अपने क्लाइंट से दूंगी। सपोज मेरे को जानना है कि उनके बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितने हैं, है ना, तो अब इंस्टेड ऑफ ओरल इट इज द सेफर साइड टू टेक अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। सो दिस इज व्हाट दिस एसे एम्फसाइजेस। क्या रिप्रेजेंटेशन लेटर लेने से अपनी ऑडिट करने की कोई ऑडिट करने के लिए कोई भी जो अपने को प्रोसीजर्स फॉलो करना है उसमें कोई फर्क आता है या नहीं आता है? तो फिर लेना क्या होता है?
ओरल से बेटर सेफर साइड है यार, ऐसे सेफर साइड में बनाएंगे सर ओरल कम्युनिकेशन से बेटर क्या होता है मैनेजमेंट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल, वो तो फाइनेंशियल साइन करके देते हैं ना अपने को। लिमिटेशन होती है कि तो डेटा तो वही देंगे, चेकिंग करनी है तो उनकी डेटा पे रिलायंस। तो कोई चीज अगर मैं चेक नहीं कर सकता और उसको मैं हमारे में ले लूं तो वो मेरा ओनरशिप पे रहता है क्या? ऑडिट तो मतलब ऑडिट तो और ज्यादा इंस्पेक्शन है, इन्वेस्टिगेशन से कम, इंस्पेक्शन से तो ज्यादा है। इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे तो हम सब चीजों को बिल्कुल डेप्थ में चेक नहीं कर सकते हैं। की तरफ से बहुत इम्पोर्टेंट वही समझ रहा हूँ, जैसे मतलब क्या मतलब अल्टीमेटली पर्पस क्या सॉल्व हो रहा है हमारे लेने से? और इलॉबरेट करना, एविडेंस क्या चीज का? वो तो बढ़ गया ही है, उसमें छोटा छोटा लिख दिया इसलिए 5 लाइन में एक्सप्लेनेशन छोड़ दिया। हमारे लेने से फायदा क्या हो रहा है, आउटकम क्या निकल जा रहा है उससे? वाला तो नहीं है। हाँ, पूरी जनता ये नहीं है यार, ये हाँ भैया वो हमारे क्यों लेते हैं अपन? सर ऑडिटर लिखने में अश्योरेंस देते हैं। हाँ, तो पहले ही रीजनेबल अश्योरेंस दे रहा हूँ और उसमें फिर अश्योरेंस उससे लेके मैं दे दूँ ऐसे। तुमने तो पढ़े होंगे कम से कम। अभी तो इंटर वालों ने समझे पड़े होंगे लेटेस्ट में, ये सब वही है बच्चे लेटेस्ट पढ़ के आए हैं ऐसे। 10,000 लिमिट है, एक दिन में 10,000 से ऊपर कैश नहीं दे सकते और अपन हर ट्रांजैक्शन भी चेक नहीं कर सकते कि एक्चुअल में क्या कर रहा है प्रोप्राइटर ने। तो एडमिन भी अपने को बताएगा कि हाँ भाई मैंने लिख दिया और सर्टिफिकेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूमिनस चीजों को सैंपलिंग चेक करके तो जो बचा हुआ वॉल्यूम रह गया जो मेरे हिसाब से सही है उसको मैंने कंफर्म करा दिया, करेक्ट? पूरी तो पॉपुलेशन मेरे स्कोप पे हिट नहीं है, मैंने वो काम किया है क्योंकि मैंने वो काम एक सैंपल पे किया है, वो सैंपल के रिजल्ट्स मेरे हिसाब से सही आए तो इसलिए मैंने उसको और एक्सटेंसिव एनालिसिस नहीं किया या चेकिंग नहीं किया। तो जो बैलेंस बच गया उसको मैंने कंफर्म कराया है कि ये भी सही है विद रेस्पेक्ट टू जो थिंग्स मैंने चेक करी है उससे। तो वो बहुत ज्यादा कोई बचाता नहीं है अपने को, बस ये है कि एक ऐसे है कि जस्ट टू इंश्योर कि जो चीजें आपने करी है वो बाकी चीजें जो नहीं करी उसी में जिसमें आपको कंफर्ट है, यू आर कंफर्टेबल कि ये सही है, उसको आप कंफर्म करा लो दिस इज हमारे। या ऐसी चीज जो आप देख ही नहीं सकते उसको आप कंफर्म करा लो। अकाउंट पे चेक से पेमेंट किया, अब चेक की फोटोकॉपी तो है नहीं हमारे पास कि अपन चेक कर सके कि वो क्रॉस था या नहीं था। तो हम ये बोलते था अज्यूम कर रहे हैं कि बैंक से पैसा निकले और जो मैकेनिज्म है वो फॉलो हुआ है तो वो क्रॉस भी होगा। तो ये आप कंफर्म करके दे रहे हो कि हाँ सर हमने तो क्रॉस चेक ही काटा, चेक नहीं करता। पर कोई भी एमआरएल आपको जो चेक करना है उसकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं करता, ये बिल्कुल क्लियर रखना दिमाग। Now we are going to understand what is auditor's responsibility and what are management's responsibility. सबसे पहले auditor की responsibility क्या है? Obtaining sufficient audit evidences, right? Performing audit procedures and obtaining sufficient and appropriate audit evidences to be able to draw reasonable conclusions. Then evaluating his findings. उसने audit कर ली, audit evidences ले लिए. Then evaluating his audit findings that to conclude whether the financial statements are free from material misstatements or not. Then reporting his audit conclusions. That is, the auditor must report the audit conclusions, including any identified deficiencies or instances of non-compliance to the appropriate authorities. ये लाइन सही है obtain sufficient audit evidence मतलब ये complete है, Sufficient and appropriate. appropriate कहाँ गया? अलग से लगा, अच्छा हेडिंग ही बड़ा
दोनों वर्ड क्यों लिखने की जरूरत पड़ी? The sufficient and appropriate सफिशिएंट तो क्वांटिटी quantity से हो गया और appropriate is quality. किलो में चल रहा है एविडेंस क्वांटिटी की बात नहीं नंबर्स नंबर्स में कैसे सफिशिएंट होगा एप्रोप्रिएट सफिशिएंट होगा ऐसे में लिखा हुआ है हाँ। ऐसे में यही लिखा हुआ है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं बोलेगा क्वांटिटी और क्वालिटी तो क्वांटिटी और क्वालिटी का नंबर्स ही नहीं होते हमेशा मतलब हाँ जी सफिशिएंट ही बहुत होता है एप्रोप्रिएट दोनों में एक ही बहुत है दोनों की चीज डंका भी एक डंका भी और दूसरा क्या है एक टंका आ जाए तो मतलब है घंटे कम कम ज्यादा लोग क्या वेरीफाई होते हैं मतलब अगर एक अच्छा मिल जाए तो दैट इज इनफ तो उसमें दो की जरूरत नहीं है राइट तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट क्यों लिखा सफिशिएंट हो गया ना फिर सफिशिएंट तभी तो होगा जब एप्रोप्रिएट होगा या नहीं होगा इतनी बड़ी करना है तो सफिशिएंट हो गई ना वो या नहीं हुई पर सर उसमें appropriate भी तो होनी चाहिए. सर उसमें appropriate तो दोनों होने चाहिए या एप्रोप्रिएट हो जाएगा तो भी काम सर चल जाएगा दोनों होने चाहिए. दोनों होने चाहिए कोई एक एग्जांपल सर दोनों हो गए जैसे वाउ जैसे स्पीकर अपन छोड़ दो बाकी बताओ। कोई भी एक एग्जांपल तू भी स्पीकर है तीनों तो बोलेगा नहीं आपके बात पढ़ तो चुके यार नहीं करे तो कोई बात नहीं मैं तो थ्योरेटिकली पूछ रहा हूँ ये हमने बोल रहा हूँ कौन सी एंटरप्राइज में जाकर वेट करी तब ऐसा हुआ एक एग्जांपल कोई भी जिसमें सफिशिएंट भी एप्रोप्रिएट भी हो कुछ भी और से जरूरत नहीं है घर पे कुछ गए कोई चीज मांगी उसको कन्विंस करने के लिए ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट क्यों है उसी में हो सकता है हाँ ठीक है तो सफिशिएंट तो एक होगा तो भी हो जाएगा एक से नहीं होगा सफिशिएंट तो उनके साथ चलेगा अपन तो असेसी हो गए ना उस केस में तो सफिशिएंट तो ऑडिटर के डिपेंड करेगा और वो तीनों ही दोस्त बचपन के नहीं है तो फिर एप्रोप्रिएट नहीं हुए तीनों ही बॉयज और तीनों तो भी एप्रोप्रिएट होंगे तो बैलेंसिंग करने की तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट का मतलब अल्टीमेटली एट द एंड ये है कि आप जो भी चीज के लिए एविडेंस चूज कर रहे हो वो कहीं ना कहीं एक तो डायरेक्टली लिंक होना चाहिए जिस चीज के लिए आप तो एप्रोप्रिएट तो तभी होगा जब वो डायरेक्टली लिंक होगा और सफिशिएंट इसलिए कि अगर कल को उस एविडेंस को हमको कहीं प्लेस करना पड़े तो वो एविडेंस उस ट्रांजैक्शन को जस्टिफाई कर पाए कि दिस एविडेंस वाज इनफ टू बी चेक टू कंक्लूड दैट दिस ट्रांजैक्शन वाज हैपनिंग इन दिस वे तो ये एक बहुत छोटा सा लिंक है कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट अपन क्यों यूज नेक्स्ट क्लास में जिसमें बैठेंगे तब इसका एग्जांपल जरूर पूछना है coming to management. Coming to management's responsibility, the first and foremost responsibility of management is preparation of financial statements as per the applicable financial reporting framework. Then preparation of statement of particulars to be furnished under section 44AB. Providing information, जो भी auditor को necessary information चाहिए जो management के according audit के लिए important है, जो auditor additional information मांग रहा है वो, और unrestricted access to the persons from whom auditor wants to communicate for the purpose of audit information. At last, I would like to conclude with the penalty for non-compliance. If any person fails to get his accounts audited in respect of any previous year or furnish the audit report by the specified date, penalty will be lower of 0.5% of the total sales turnover or gross receipts in case of business, or of the gross receipts in case of profession, or 1,50,000. However, if there is a reasonable cause कि जिसकी वजह से आपने ऑडिट नहीं कराई या ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सही टाइम पे फाइल नहीं की, अब रीजनेबल कॉज जो है
उसकी एक illustrative list क्या हो सकती है, जैसे कि resignation of the tax auditor, death or inability of the signing partner, labor problems such as strike, loss of accounts because of fire, theft, etc., or any natural calamities, etc. So, thank you everyone. We'll continue with the quiz. Stop sharing. बोलना पड़ेगा अपने आप को। नहीं कर दे। कौन करेगा? बाहर बैठा।
शेयर स्क्रीन तो शेयर कुछ तो पहले ही बना लेते क्या लीक हो जाती है वाटर के लिंक कर देंगे where any of the requirements in this form is answered in negative or with qualification, the report shall state the reasons thereof. It is possible that person whose accounts or accounts of the business or professions have been audited under any other law and has branches at various places. So there can be two cases in this: if branch is in India or branch is outside India. If branch is in India, the branch account should have been audited by the branch auditors. If the audit under section 44AB is also carried out by the same branch auditors, they should submit the report in form 3CA to the management or principal tax auditor appointed for the head office under 44A. The principal tax auditor then submit his console report on the registered office or head office and branch accounts and report in his tax audit report as his observation in form 3CA. If branch is outside India, the branch account should have been audited by the professional accountant overseas. The results of such branches should be incorporated in the consolidated accounts. The relevant information of such branches as required by Form 3CD may be obtained by the tax auditor in India, who should obtain the same from the overseas auditor. The tax auditor in India, while certifying the information in Form 3CD, may rely upon the information obtained from the overseas auditor and shall submit his console report in Form 3CD, specifically pointing out that in his audit report in para 3 of Form 3CA as his observation. So this is the format, like he will write, I or we have taken into the consideration the audit report and the audited financial statements of accounts and the particular received from the auditors appointed under the relevant law of the overseas branches not audited by him or us. If assessee is unable to obtain the relevant information in respect of overseas branches, the relevant facts should be suitably disclosed and reported upon. Where tax auditor is unable to obtain the required information in respect of branches in India or outside India, then facts should be disclosed in the auditor's opinion on the particulars furnished in Form 3CD as his observation in para 3 of Form 3C. Now Form 3CB, 3C में तो वो फॉर्म उन एंटिटीज आती थी जैसे कंपनीज या एलएलपी जिनको किसी और लॉ के अंदर ऑडिट रिक्वायर्ड है, बट 3CB के अंदर वो वाली एंटिटीज रहेगी जिनको टैक्स किसी और लॉ के अंदर ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है. तो इसमें द टैक्स ऑडिटर हैज टू स्टेट दैट whether he has examined the balance sheet and P&L or income or expenditure account. Further, it has to be attached with report. The tax auditor should also verify that these are in agreement with books of accounts. He has to report his observations, comments, or inconsistency. He also has to state that whether all information and explanation which are necessary has been obtained. Proper books of accounts have been kept by head office and branches. In his opinion, on true and fair view of balance sheet of state of affairs of assessee, and in case of profit and loss or income and expenditure of the profit or loss or surplus deficit of the assessee for the in Form 3CD, while reporting under any clause. Reporting under any clause, the tax auditor may view that qualification, disclaimer, etc. is required to be stated. In case the tax auditor has no observation, then nil should be reported in his part in his part of para 3. Para 4 of Form 3CB provides that described particulars are required to be furnished in Form 3CD, and that must be annexed to report. Para 5 of Form 3CB requires the auditor to report whether particular given in Form 3CD are true and correct, subject to observations or qualification. If a person has branches and separate accounts has been maintained in branches, so assessee can request the tax auditor to audit the head office and branch account. In alternative, assessee can appoint separate tax auditor for branches. Then branch tax auditor should
give his audit report in Form 3CB to the management or the tax auditor appointed for the audit of head office accounts. The tax auditor appointed under the audit of head office can rely upon the branch tax auditor subject to such checks and verification and shall submit the same in his consolidated report on the head office and branches. In case of amalgamation, merger or demerger, the court or authorities approve it from a date of specified in application or petition. But at times there is a lapse of number of years between the date of merger or demerger and the date of the order. So financial statements of the merged or demerged entities are not required to be audited under the Companies Act or any other law. Therefore, in such a cases, Form 3CB should be issued certifying the financial statements. Form 3CD. इसको समझ में है 3CB 3CA में क्या डिफरेंस है? एक 10 मिनट होता है उसको आया हुआ दस अच्छे बड़ा है तो क्यों कुछ खोलियो तो जैसे ध्यान दे रहा था है बोलिए ना बोल नहीं मैं उधर मैं हूँ मैं सुन नहीं रहा था ये तो वो सही से बता नहीं पा रहे या तो सही से समझ नहीं पाया सही तो क्या था ये तो ऐसे पता होनी चाहिए सबसे विजय टास्क में सबसे सीए बनने होती है टैक्स फाइल अब स्टेचुटरी में हो सकता है एक कंपनी की तो टैक्स फाइल आपको वेरियस क्लाइंट्स बेसिकली ये तो पता होना चाहिए 3C और 3CB में क्या उसके बाद 10 मिनट वो आगे बताना मर्जर डीमर्जर तो वहां पर बता दे उसको बेसिक तो पता होना चाहिए क्या सर तू बता दे सर 3CA जो है वो इनकम एप्लीकेबिलिटी की बात नहीं कर रहा किस पे एप्लीकेबल वो नहीं पूछा दोनों में रिपोर्टिंग में क्या फर्क तो 3CA में बुक्स ऑलरेडी ऑडिट अंडर एनी लॉ प्रैक्टिस कर रहा होता है तो और प्रोसेसिंग में करिए तो भी उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो डाल सकते हैं और अगर शादी का काम नहीं कर रहे हैं टैक्स ऑडिट कर रहे हो तो भी वो अपनी इसमें मेंशन करता है इसलिए ये सारे कुछ मेंशन कर दिया सर रिपोर्टिंग में क्या इम्पैक्ट है आधी चीज होगी इसी में प्रदर्शन हो रहा है तो 3C और 3CB अलग क्यों बनाया क्या फर्क है 3CB चला देते तू बता दे चल तू बता दे 3CB और 3CA के रिपोर्टिंग में क्या ऐसे बेसिक तो मतलब वही है वो तो एक फॉर्मेट है जिसमें लिखा हुआ है टू एंड फेयर मतलब दोनों में सेम तो लिखा हुआ है हेडिंग में चेंज करें कुछ भी ये कुछ फर्क तो फिर वो खाली वो बेसिक डिफरेंस समझना क्या डिफरेंस 3CA में सिर्फ आप 3CD एक क्लोज है उसमें जो रिपोर्टिंग होगी वो टू एंड फेयर है उस पर कमेंट करते सिर्फ 3CD क्लोजेस तक की आपको बैलेंस शीट में आपको कोई जिम्मेदारी नहीं थी बैलेंस शीट उसको ऑलरेडी किसी ने उसको ऑडिट करके आपको दिया आपको उस पर कमेंट नहीं करना तो आपको जो ऑब्जर्वेशन कमेंट लिखने वाला जो सेक्शन है उसे रीड करेंगे 3CD में वो दो जगह मिलता है क्योंकि बैलेंस शीट टीम की जिम्मेदारी भी आपकी है तो डेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है एक क्लोज 3CD में तो है नहीं है तो तुम लिखोगे ना बैलेंस का सब्जेक्ट को कंफर्मेशन तो आप काम वो बैलेंस शीट से रिलेटेड जो आपको ऑप्शन दिया गया है कमेंट करने का ऑब्जर्वेशन का 3CD के जो क्लोजेस है उसमें आपको कुछ एडिशनल कुछ लिखना है तो क्या एक सिंपल फॉर्मेट दिया हुआ है जब से तो ये टैक्स ऑडिट ऑनलाइन नहीं जैसे आपको बात डाल दी कि फिगर भर दो तो आप फिगर ही डाल सकते हो उस फिगर पे आपको कोई पर्टिकुलर कमेंट करना है जैसे अपन वो पता कि चेक है एरर है मान लो तेरे नाम से चेक इशू करा विड्रॉस नहीं करा तो मैं जाके बैंक से विड्रॉ कर दिया मुझे तो ये दिखेगा ना चेक लग गया और पैसा निकल गया अभी चेक परफॉर्म मुझे कंप्लीट था या नहीं तो अपन अपनी 3CD में जो कमेंट सेक्शन है कमेंट में लिखते हैं कि हमने रिप्रेजेंटेशन दिया से उसके भी हाफ पे हम बोल पा रहे हैं कि अकाउंट पे चेक से ही सारे कमेंट हुए हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते तो पिछली बार कौन था टैक्स कोई था तुम में से किसी तरीके या अपलोड करने वाली टीम में था तो अपन वो 6 तुम तो कॉपी पेस्ट कर देते थे तुम सोचते थे कहाँ कर रहे हैं जो अदर्स में बहुत सारे 3CD में वो ऑप्शन दो जगह आता था ऊपर और नीचे
किसी ने कम्युनिस्ट क्लासिफाइड या वो वाली ऑडिट करी है तो उसमें ऊपर करना था तो नीचे कर दिया था, है ना। एक बैलेंस शीट पेज की जिम्मेदारी भी आपकी होती है, तो आप रिसीव फॉर्मेट है तेरे पास राइट शायद मैंने निकाला था, वो निकल नहीं रहा था उससे, सर्वर नहीं चल रहा था। गाइडेंस कोड में कहीं तूने भी लिखेगा कहीं भी हो रूम पे मिल जाएगा। तो उसमें आपसे 2 बार करना है, एक पेमेंट के लिए और एक पीसीडी के क्लोजेस के, ये इतना सब होता है। इसलिए होता है ना, तुम समझ नहीं रहे, मतलब क्वेश्चन अंदर से आना चाहिए। 2 रिपोर्ट क्यों अभी आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई ये कंपनी वाला ही तो एक और भी मतलब होगा बीसीए से काम हो जाता है। तो मतलब एक के लिए ऑब्जर्वेशन करता है तीन क्लॉजेस को। Form 3CD. So it is required by both statement of particulars as an annexure to the audit report in Form 3CA or 3CB. The tax auditor has to report whether the particulars are true and correct. So now contents of Form 3CD, it is basically divided into 3 parts. Part A will cover clause 1 to 8, Part B 9 to 20, and Part C 22 to 44. The tax auditor should obtain the statement of particulars from the assessee. For general preparation, general principles for preparation of statement by assessee, he can rely upon the judicial pronouncements for inclusion or exclusion of any item. In case of conflict, he may refer to the view which has been generally followed and give the. He should also refer AS guidance note essay issued by ICI. Now, Form 3CD, Part A. Clause 1 will cover the name of the assessee. Clause 2, address. Clause 3, PAN or Aadhaar number. Clause 4, registration or ID allotted for indirect tax. Clause 5, status. Clause 6, previous year. Clause 7, assessment year. Clause 8, indicate the relevant clause of 44 AB under which the audit has been conducted. Clause 8A, whether the assessee has opted for taxation under section 115BA, 115BAA, 115BAB, 115BAC, 115BAD. Now, Form 3CD, Part B. Clause 9. अगर असेसी फॉर्म या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है तो उनका नेम और नेम ऑफ पार्टनर्स, मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा। पर अगर कोई भी पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में कर रहा है काम तो बेनिफिशियल पार्टनर या मेंबर का नाम आएगा। क्लॉज 9 भी, अगर कोई भी चेंज है पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो वो भी आना चाहिए, यहाँ वो भी आएगा यहाँ पे। द पर्टिकुलर्स इन दिस क्लॉज शुड बी वेरीफाइड फ्रॉम द एग्रीमेंट। फॉर दिस द टैक्स ऑडिटर must also verify in case of the registered firms whether the relevant documents have been filed, whether the notice of changes is, if required, had been given to register of firms, any minutes or any other understanding recording any changes in the partners or members or their profit sharing ratios. Clause 10. Clause 10 में nature of business और profession आएगा, और अगर एक से ज्यादा बिजनेस है तो सारे बिजनेसेस का नेचर इधर आएगा। और 10B में अगर कोई भी चेंज है नेचर ऑफ बिजनेस में तो पर्टिकुलर ऑफ सच चेंज मस्ट बी फर्निश्ड। अब अगर कोई भी मटेरियल चेंज है, ह्यूमन पे तो सिर्फ नाम और जैसे पता ना कौन से क्लोज में ऑडिट हो एक्सप्लेन नहीं कर रहा कौन से क्लोज में ऑडिट होती है, करती है 44 83 हम वो अच्छा वैसे किया होगा ना गाइडेंस। अच्छा 6 7 8 तो 8 क्लोज का से एक एक्सप्लेन कर दो बड़ी होगी। इस पर्पस कैसे तो सर कि जब बच्चे करेंगे उनको पता तो होना चाहिए इसमें आना क्या चाहिए, तो अभी ना तो से एक्सप्लेन कर भाई आपको एटलीस्ट यहाँ लिख दे तो उसको पढ़ ले लगा के बना के लाते हैं एक दिन में बनाई है ना इससे आगे लिखेगा क्या करें। अगर कोई भी मटेरियल चेंज है नेचर ऑफ बिजनेस में तो उसको प्रिसाइसली दिखाना चाहिए। The change will include change from manufacturer to trader as well as change in principal nature of business. Example, अगर कोई भी असेसी होलसेल से रिटेल बिजनेस में गया या फिर असेसी मैन्युफैक्चरिंग पहले खुद की कमोडिटीज की करता था बाद में वो जॉब बेसिस पे करता है तो ये भी प्रिसाइसली आएगा यहाँ पे। क्लॉज 11 में आएगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी प्रिस्क्राइब्ड
अंडर सेक्शन 44 ए वो मेंटेन करी है या नहीं करी, अगर यस तो फिर वो बुक्स डिस्क्राइब आनी चाहिए। 44 ए में जैसे अभी आगे आएगी सर, कैश फ्लो इसी बात में आई। मतलब आगे इसी कंटिन्यू होगा ये क्लॉज। नेक्स्ट स्लाइड। लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन एंड एड्रेस एट सच विच बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्यूटर सिस्टम में मेंटेन होती है तो मेंशन द बुक्स ऑफ अकाउंट जनरेटेड बाय सच कंप्यूटर सिस्टम। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक लोकेशन में नहीं है तो फिर एड्रेस जहाँ जहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनके एड्रेस और उनका डिटेल्स आएगा कि कहाँ कहाँ पे वो है। देन लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड नेचर ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन्ड। अब इन तीनों में डिफरेंस है कि बुक्स वेदर difference है कि the list of books of accounts prescribed, maintained and examined has to be stated under this clause. There may be a difference between three lists. For example, books of accounts may have been prescribed, but all the prescribed books साथ अगर जितनी बुक्स प्रिस्क्राइब कर दी है पर जरूरी नहीं है कि एंटिटी उतनी बुक्स मेंटेन करे और जरूरी नहीं है कि हमने भी उतनी बुक्स एग्जामिन करी या नहीं करी। तो इन तीनों में बहुत डिफरेंस है। तो ऑडिटर अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाएगा कि इस सिचुएशन पे आने पे कि कोई भी डिस्क्लोजर या क्वालिफिकेशन फॉर्मिंग हिज ओपिनियन on the matters covered by reporting requirements in Form 3CB. For a person whose accounts of a business or professions have been audited under any other law, the requirements for maintenance of books of accounts is contained in relevant law. In case of assessee, normal books of account shall be maintained, will be cash book, bank book, sales, purchase journal, register and ledger. Assessees engaged in trading, manufacturing activities should also maintain the quantitative details of principal lines of items. अगर स्टॉक रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पा रहा असेसी क्योंकि उनका नेचर लेवल या वॉल्यूम ऐसा है तो ऑडिटर मटेरियलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी का कांसेप्ट लगा के अपना ओपिनियन देगा फॉर्म 3CB में। द एड्रेस एट विच द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड अंडर क्लॉज बी। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक से ज्यादा लोकेशन पे है तो ऑडिटर डिटेल्स देगा जो मैंने पहले बता दिया। और ऑडिटर ये भी असेसी से एक लिस्ट लेगा कि वो कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। और अगर कंपनी असेसी है तो ऑडिटर ये भी देखेगा कि वेदर एनी फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड अंडर कंपनीज एक्ट ऑन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट अ प्लेस अदर देन द रजिस्टर्ड ऑफिस। क्लॉज 12 whether profit and loss includes any profit from gains assessable on presumptive basis। अगर करते हैं तो उसका अमाउंट बताना पड़ेगा। The amount to be mentioned under this clause means that amount included in profit and loss account. The tax auditor has to not indicate whether such amount corresponds to the amount assessable under the relevant section relating to presumptive taxation. As such, reporting requirements get satisfied if the amount as per profit and loss account is reported. अब CBDT ने रूल 6F में प्रिस्क्राइब करिए कौन कौन सी बुक्स 44A के 1 रखनी चाहिए। तो every person carrying on legal, medical, engineering or architectural profession or the profession of accountancy or technical consultancy and whose total gross receipts exceed 1,50,000 rupees in all the 3 years immediately preceding the previous year, or where the profession has been newly set up in the previous year, his total gross receipts in the profession for that year likely to exceed the said amount is required to maintain the following books of accounts: cash book, journal, ledger। और अगर ये मेडिकल प्रोफेशन है तो उसको एक एक्स्ट्रा चीजेस भी रखनी पड़ेंगी जैसे डेली केस रजिस्टर, इन्वेंट्री अंडर ब्रॉड हेड्स। The tax auditor should obtain from assessee a complete list of books of accounts and other documents maintained by him and make appropriate marks on the identification to ensure the identification of books. The list of books of accounts maintained by the assessee should be given under clause 11B. Under 11, even where the assessee opts for presumptive taxation, the tax auditor should advise him to maintain some basic records to support the turnover or gross receipts. Where the profit and loss account includes any profit by virtue of provisions of section 44AE, the tax auditor should also verify the number of vehicles, month of acquisition in which vehicle is purchased, presumptive income per month, number of months owned during previous year, nature of vehicle, presumptive income for previous year. Clause 13. In clause 13, the method of accounting which has been employed in previous year shall be stated. Whether there had been change in the method of accounting. If answer to above question is affirmative, that is yes, the details of such change should be given and its effect on profit or loss.
whether any adjustment is required to be made to the profit and loss complying with the provisions of the income computation and disclosure standards. If answer to above is yes, that is affirmative, details of such adjustment and its net effect on profit and loss should be given. Now, method clause 14, method of valuation of closing stock should be should be given. The details of deviation, if any, and its effect on profit or loss. The tax auditor should the tax auditor should study the procedure followed by the assessee and inventory of closing stock at the end of the year and its valuation. अब ये मेथड है ये कंसिस्टेंटली फॉलो होना चाहिए ईयर टू ईयर. बट एक केस होता जिसमें सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ब्रिटिश पेंट्स लिमिटेड, इसमें स्टॉक जो वैल्यूएशन करी थी एंटिटी वो एक्चुअल कॉस्ट बेसिस पे करी थी, बट ये ईयर टू ईयर यही करी थी. कोई भी ये पॉलिसी थी रेगुलर फॉलो हो रही थी, बट ये गलत है. तो इसमें ये यही केस होता तो इसमें ओवरहेड चार्जेस भी इंक्लूड नहीं कर रही थी. So as per AS2, valuation of inventories, cost of inventories should include a systematic allocation of fixed and variable production overheads. It is further provided that overhead should be included as a part of inventory cost only to that extent which is related to bringing the inventories to their present location and condition. Clause 15. अगर कोई भी कैपिटल असेट स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी डेट और उसकी कॉस्ट और अमाउंट जिस अमाउंट पे वो स्टॉक एंड ट्रेड पे कन्वर्ट हुआ है. पर अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने पूंजी एक कैपिटल असेट ली 2014-15 में 4 लाख रुपए की. अब मैंने 18-19 में मैं उस कैपिटल असेट को मैं मेरे बिजनेस में ले आया. तो 18-19 में मैं मेरे बिजनेस में लाया, 19-20 में मैंने वो बेच दी, वो मेरे बिजनेस की इनकम हो गई थी. तो क्या मेरा कैपिटल गेन 2014-15 में लगेगा, 18-19 में लगेगा या 19-20 में लगेगा? तो मेरा कैपिटल गेन लगेगा 18-19 में. और फॉर एग्जांपल मैंने 4 लाख की असेट खरीदी थी 14-15 में. 18-19 में मैं जिस दिन बिजनेस में लाया उस दिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 7 लाख रुपए. तो जो भी फेयर मार्केट वैल्यू मेरी आज के दिन की थी जिस दिन मैं बिजनेस में लाया, तो वो मैं मान लूंगा मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है. तो 7 लाख माइनस 4 लाख, ये 3 लाख का कैपिटल गेन लग जाएगा मेरा. और 18-19 में लगेगा जिस टाइम पे मैं मेरी असेट बिजनेस में लाया था. इसके बाद 19-20 में मैंने मेरी असेट बेच दी आगे, जब क्योंकि वो मेरे बिजनेस की असेट बन चुकी थी. फॉर एग्जांपल मैंने 9 लाख में बेची. ईयर की कैमरा भी चला
एग्जांपल दिया ना कैपिटल असेट कुछ किसी को होती है पता तो है कैपिटल असेट क्या होता है स्टॉक में बालों के कैसे फंसने से पूछ ले बता भाई इन्हें पता है तो एग्जांपल दिया 9 लाख 7 लाख 5 लाख 3 बार बता दिया अलग अलग बार 7 दिन लिए अलग अलग क्या टाइम पास कर रहे हो क्या ऑफिस हो जाता है बताइए ना कैपिटल असेट क्या होता है कैपिटल असेट यार एक एग्जांपल होता है क्या होता है कैपिटल कैसे होता है ये मतलब स्टॉक कैसे होएगा कैसे होता है बड़ा हुआ एग्जांपल दे दो कैपिटल असेट पता है कोई सब 3 भी होगा Fair market value as on date on conversion shall be deemed to be considered as full value consideration. Excess of sale price over fair market value shall be treated as business income. The capital gain will be the difference between the cost of acquisition and the fair market value as on date of conversion uh, or treatment as stock in trade will be chargeable to tax in the year in which asset is sold. The tax auditor will also refer accounts in which capital asset is acquired. ये इसलिए जरूरी है ताकि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म क्लासिफाई कर सके. While verifying the cost of acquisition of an item of PPE, the auditor should also consider the provisions of AS 10 and Ind AS 16. Clause 16, amount not credited to profit and loss accounts, the items falling within the scope of section 28, the performer credits, refund of duty, refund of sales tax, escalation claims, any other item of income, capital received if any. Clause 17, where any land or building is or both is transferred during the previous year for a consideration less than value adopted or assessed or assessable by any authority of a state government referred to in section 43 CA और 50 C. तो इसके लिए पहले 43 CA और 50 C के बीच में डिफरेंस जानना पड़ेगा. सेक्शन 50 C है वो तभी लगता है जब लैंड और बिल्डिंग जो हेल्ड एज अगर अपन उसको कैपिटल असेट की तरह लैंड और बिल्डिंग पड़ी हुई है अपने वो अपन ने ट्रांसफर करी है तो इस तब सेक्शन 50 सी लगेगा. और ये कब लगेगा अगर स्टैम्प वैल्यू मेरी ज्यादा है 110% ऑफ सेल प्राइस से तो सेक्शन 50 सी लगेगा. तो इस केस में मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगी वो एक्चुअल सेल प्राइस या फिर स्टैम्प वैल्यू विच एवर इज मोर होगी ज्यादा होगी जो भी इसमें से है. बट अगर असेसी सेटिस्फाइड नहीं है कि स्टैम्प वैल्यू से और असेसिंग ऑफिसर ने एक वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंट कर दिया कि भाई तू वैल्यू फिक्स कर ले तो फेयर वैल्यू फुल वैल्यू कंसिडरेशन होगी value fixed by valuation officer or stamp value whichever is lower and same will be compared with actual sales value and the more will be taken. But section 43 CA is applicable where land or building is held as stock in trade and it is transferred. तो सेक्शन 50 तब लग रहा था जब मेरा कोई भी लैंड या बिल्डिंग मैंने कैपिटल असेट के तौर पर रखी हुई थी और 43 सीए मेरा तब लग रहा है जब मैंने लैंड या बिल्डिंग स्टॉक एंड ट्रेड पे लगी हुई है. तो स्टॉक एंड ट्रेड पे मैं तब रख सकता हूँ लैंड या बिल्डिंग जब मैं रियल एस्टेट डीलर हूँ. तो स्टैम्प वैल्यू ग्रेटर है 110% ऑफ सेल प्राइस से तो 43 सीए लगेगा और इसमें भी फुल वैल्यू कंसीडरेशन सेम होगी एक्चुअल सेल प्राइस या फिर स्टैम्प वैल्यू व्हिचएवर इज मोर. बट अगर असेसी सेटिस्फाइड नहीं है स्टैम्प वैल्यू से तो वो असेसिंग ऑफिसर को बोल सकता है. तो असेसिंग ऑफिसर एक वैल्यूएशन ऑफिसर फिक्स करेगा कि वही वैल्यू फिक्स करेगा प्रॉपर्टी. तो इस केस में प्रॉपर्टी की जो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन होगी वो होगी वैल्यू फिक्स्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफिसर या फिर स्टैम्प वैल्यू व्हिचएवर इज लेस. Where any property is held as stock and trade, that is, assessee is engaged in the business of dealing in properties, then only section 43 CA shall apply. However, where any property is held as an investment, then section 50 C of capital gain head shall apply. Where any land or building is transferred during the previous year for a consideration less
less than value adopted, then auditor is required to furnish the details of property consideration, value adopted or assessed or assessable. Clause 18, particulars of depreciation allowable as per Income Tax Act. In respect of each asset or block of asset as the case may be, the following form shall be given: description of asset, rate of depreciation, actual cost or WDV as the case may be, adjustment made to written down value under section 115 BSE or BAD, adjustment made to written down value of intangible asset due to excluding value of goodwill or of a business or profession, adjusted WDV, additions or deductions during the year with dates in case of any addition of an asset, date of put to use, including adjustments on account of central value added tax claim and allowed under the Central Excise Rules 1944 in respect of assets acquired on or after 1 March 1994, change in the exchange rate of currency, subsidy or grant or reimbursement, depreciation allowable, WDV at the end of the year. Further clauses will be discussed by Pranav. Stop sharing. शेयर कर देगा वो तो चल जाएगी। तो स्क्रीन लगा दे Screen वाले। अभी तो कहते हैं आगे कुछ चीज